अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास है सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज़ अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर्स प्रेस्टीज, रिटेलर्स प्रेस्टीज एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर सर्विसेज। प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो टेंजिबल होती हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स इसकी इनटेंजिबल होती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो एक टेंजिबल एट्रीब्यूट है। ये हमारे पास फिज़िकल प्रोडक्ट जो ख़ुद है बज़ाते ख़ुद वो एक टेंजिबल एट्रीब्यूट है। या अगर उसका हमारे पास उसमें मैन्युफैक्चरर्स की गुडविल होती है तो वो एक इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है। या अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो भी हमारे पास इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है। तो प्रोडक्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है, एक सेट है जिसमें कुछ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स प्रेस्टीज मींस के मैन्युफैक्चरर्स की गुडविल या उसकी मार्केट रेपुटेशन, रिटेलर्स प्रेस्टीज रिटेलर्स की मार्केट रेपुटेशन या उसकी गुडविल, एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स जो है वो प्रोडक्ट के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो भी हमारे पास जो है वो इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है किसी प्रोडक्ट का। इसके बाद है व्हाट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट। 3 किस्म की प्रोडक्ट्स को हम न्यू प्रोडक्ट जो है वो कह सकते हैं या नई प्रोडक्ट कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टोटली यूनिक, कि कई प्रोडक्ट टोटली यूनिक। नंबर 2 हमारे पास है रिप्लेसमेंट और नंबर 3 हमारे पास है इमिटेटिव। तो टोटली यूनिक जो है ट्रूली न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट फॉर विच देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट और देयर इज़ नो पास्ट एग्जाम्पल इन द मार्केट। जैसे कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है या पास्ट में उसकी कोई एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे पास टोटली यूनिक प्रोडक्ट है। इसके बाद जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आजकल कोरोना जो है उसका मर्स जो है वो आया हुआ है, अगर उसका ट्रीटमेंट जो है वो आ जाता है मार्केट में तो दैट विल बी हमारे पास टोटली यूनिक प्रोडक्ट। इसके बाद सेकंड है रिप्लेसमेंट, या रिप्लेसमेंट के अलावा हम इसको इनोवेशन भी कह सकते हैं कि इट मींस रिप्लेसिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद सम इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन। कि जो पहले से मार्केट में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसी के अंदर मज़ीद कंपनी जो है वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ नए फीचर्स ऐड करके उसको पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बना के दोबारा से इसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर लेती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होती है रिप्लेसमेंट की। फॉर एग्जाम्पल न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोज़ एंड सेल फोन्स। जो सेल फोन्स की नई कंपनी के जो नए मॉडल्स आते हैं, ये हमारे पास जो गाड़ियों में जो नए मॉडल्स आते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास रिप्लेसमेंट की। थर्ड हमारे पास है इमिटेटिव प्रोडक्ट। इमिटेटिव प्रोडक्ट जो है इसको हम मी टू प्रोडक्ट भी कहते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स आर न्यू टू पर्टिकुलर कंपनी बट नॉट न्यू टू द मार्केट। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उनके लिए नहीं है, लेकिन कस्टमर्स के लिए और मार्केट के लिए जो है वो पुरानी प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लाइफ बॉय सोप। जब लाइफ बॉय कंपनी जो है वो लाइफ बॉय सोप उसने बनाया था, उसके बाद उन्होंने लाइफ बॉय शैम्पू बनाया। अब जो लाइफ बॉय शैम्पू जो है वो उनकी कंपनी के लिए जो है जिसने बनाया था उसके लिए जो है वो नई प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट के लिए जो है वो शैम्पू कोई नई प्रोडक्ट नहीं थी। अब लाइफ बॉय हैंड वॉश जो है वो भी आ चुका है, तो लाइफ बॉय वालों के लिए हैंड वॉश जो है वो नई प्रोडक्ट होगी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के लिए वो एक पुरानी प्रोडक्ट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जो है उसको हम 2 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है कंज्यूमर गुड्स और सेकंड ग्रुप है इंडस्ट्रियल गुड्स। पहले आते हैं कंज्यूमर गुड्स की तरफ। तो कंज्यूमर गुड्स में पहले हमारे पास है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, इसके बाद है शॉपिंग गुड्स, नंबर 3 स्पेशलिटी गुड्स एंड नंबर 4 अनसॉर्ट गुड्स। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल गुड्स में देखें तो इसमें हमारे पास 5 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 हमारे पास है रॉ मटेरियल, नंबर 2 है फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड फैब्रिकेटिंग पार्ट्स, नंबर 3 हमारे पास है इंस्टॉलमेंट्स, नंबर 4 एक्सेसरी इक्विपमेंट्स एंड नंबर 5 ऑपरेटिंग सप्लाईज। सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स जो है वो गुड्स होती हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर्स जो है वो उसको ख़रीदते हैं और पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स जो है वो गुड्स होती हैं जो कि बहुत इनएक्सपेंसिव होती है, चीप होती हैं। इसके अलावा स्मॉल इन साइज़ या उनका साइज़ जो है बहुत छोटा होता है और इसके बाद कंज्यूमर जो है वो उनको क्विकली इस्तेमाल कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है और हर छोटी बड़ी आउटलेट यानी शॉप्स में जो है वो आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास मैच बॉक्स हो गया, च्युइंगम हो गया, बॉल पॉइंट्स हो गई, टॉफ़ियाँ हो गई
और न्यूज़पेपर जो है वो भी हमारे पास जो है वो कंज्यूमर गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स एग्जांपल हैं। सेकंड हमारे पास है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स हमारे पास ऐसी गुड्स होती हैं जो कि कन्वीनियंस गुड्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और उसको परचेज़ करने के लिए से पहले कंज्यूमर जो है वो सेवरल स्टोर्स का या शॉप्स का विज़िट करता है। वहाँ पे गुड्स जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी को, उसकी प्राइस को, उसकी सूटेबिलिटी को, उसके स्टाइल्स को कंपेयर करता है और उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, फर्नीचर हैं, ज्वेलरी वगैरह वगैरह। इसके बाद थर्ड हमारे पास है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स जो है हमारे पास ऐसी गुड्स होती हैं जिसको परचेज़ करने के लिए जो कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशल टाइम और एफ़र्ट जो है वो करने पर तैयार होता है। और वो दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ब्रांड प्रेफरेंस। एक कंज्यूमर जो है वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड को जो है वो अपने माइंड में रखता है और उसके बाद स्पेशल एफ़र्ट्स और स्पेशल टाइम खर्च करके वो स्पेशलिटी गुड्स को परचेज़ करता है। एग्जाम्पल में हमारे पास किचन और होम अप्लाइंसेस आ गए, सेल फोन्स आ गए, हमारे पास पेंटिंग्स आ गए, एंटीक्स आ गए, ये हमारे पास ऑटो व्हीकल्स वगैरह जो है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो एग्जांपल में स्पेशलिटी गुड्स में आती हैं। नंबर 4 हमारे पास है अनसॉर्ट गुड्स। अगर हम अनसॉर्ट गुड्स को देखते हैं तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी तमाम के तमाम गुड्स से। इसमें 2 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। पहली हमारे पास है कि टोटली न्यू प्रोडक्ट्स, टोटली यूनिक प्रोडक्ट्स जिसके बारे में कंज्यूमर को अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में तो लॉन्च हो चुकी है लेकिन कंज्यूमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो गुड जो है वो क्या चीज़ है, कंज्यूमर्स के लिए अनसॉर्ट है। लेकिन जैसे ही कंज्यूमर को उसके बारे में पता चलता है तो वो अनसॉर्ट से सॉर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 2 हमारे पास क्या चीज़ है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर्स को उस वक्त तक उनको उस वक्त तक परचेज़ नहीं करता जब तक कि उनकी नीड अराइज नहीं होती और उसके बाद वो उसको परचेज़ करते हैं। जैसे कि मेडिसिन होगी, हॉस्पिटल, जब तक हम बीमार नहीं होते हम तब तक मेडिसिन को परचेज़ नहीं करते और हम हॉस्पिटल्स तब तक नहीं जाते जब तक हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये 4 टाइप्स हमारे पास जो थी कंज्यूमर गुड्स की थी। इसके बाद सेकंड हमारे पास है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स अगर हम देखें तो ऐसी गुड्स होती हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर परचेज फॉर फर्दर प्रोसेस और यूज़ इन कंडक्टिंग अ बिज़नेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स को हम इसलिए परचेज़ करते हैं ताकि हम इसको फर्दर प्रोसेस करें, इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग करें, या जो है हम अपने बिज़नेस को फैसिलिटेट करने के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स परचेज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स इज़ बेस्ड ऑन पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज़ बॉट। कि कंज्यूमर गुड्स में और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या फ़र्क होता है, तो दोनों में फ़र्क होता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए उसको परचेज़ करते हैं। सपोज़ के तौर पे एक कंप्यूटर जो है अगर एक स्टूडेंट परचेज़ करता है ताकि उसकी पढ़ाई में उसको हेल्प मिले तो दैट विल बी अ कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर एक इंसान उसको परचेज़ करके अपने बिज़नेस में अपने बिज़नेस को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने बिज़नेस का अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो है उसको यूज़ करता है तो दैट विल बी इंडस्ट्रियल गुड्स। सिंपल एग्जांपल है एक ब्रेड की। अगर एक ब्रेड जो है वो एक आम कंज्यूमर परचेज़ करता है, उसे घर में इस्तेमाल करता है खाने के लिए, नाश्ते में, तो दैट विल बी कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर वही ब्रेड एक रेस्टोरेंट परचेज़ करता है, उसके वो सैंडविचेस बना के अपने कंज्यूमर्स को सर्व करता है तो दैट विल बी इंडस्ट्रियल गुड। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में, कि किस पर्पस के लिए हम उसको परचेज़ करते हैं गुड्स को। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स की पहली कैटेगरी में क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं कि जो बिल्कुल भी किसी प्रोडक्ट का बेसिक पार्ट्स या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर हम देखें रॉ मटेरियल तो इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 है गुड्स फाउंड इन नेचुरल स्टेट सच एज़ मिनरल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड सी। कि वो तमाम गुड्स जो अल्लाह पाक ने हमें नेचुरल हालत में दी है, जैसे कि ज़मीन या ज़मीन से निकलने वाले तमाम मिनरल्स में हमारे पास जो है वो कोयला भी होगा, ये हमारे पास जो है वो ऑयल भी है, हमारे पास गैस भी है, हमारे पास जिप्सम भी है, क्रोमाइट भी है, या हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हमें फॉरेस्ट मतलब जंगलात से मिलती हैं जैसे कि लकड़ी वगैरह, या हमें समंदर या समंदर से जो कुछ भी वहाँ से निकलता है वो सब का सब हमारे पास क्या चीज़ है, गुड्स फाउंड इन नेचुरल स्टेट। तो ये सब का सब हमारे
हमारे पास रॉ मटेरियल की शक्ल में है। सेकंड हमारे पास है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हर किस्म की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हैं या चाहे वेजिटेबल्स हैं या चाहे वो कॉटन है, चाहे वो वीट है, पल्सेस हैं, या जो है वो एनिमल्स प्रोडक्ट या लाइफ स्टॉक में हमारे पास पोल्ट्री भी होता है, हमारे पास जो है वो भेड़ बकरियाँ भी होती हैं, हमारे पास इसके अलावा जितने मवेशी हैं वो भी होते हैं, उनसे हासिल होने वाला चाहे अंडे हों, चाहे दूध हो, चाहे गोश्त हो, चाहे हमें जो है उनकी खालों से जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बनती है। सब के सब जो है हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और ये भी हमारे पास रॉ मटेरियल कैटेगरी में आता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स एंड फैब्रिकेटिंग पार्ट्स। फैब्रिकेटिंग मटेरियल जो है ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं जो कि किसी हद तक जो है प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सीमेंट जो है वो फैब्रिकेटिंग मटेरियल है। सीमेंट जो है वो एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, इस पर काम हो चुका है, लेकिन हम उसको मज़ीद किसी भी फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप बिल्कुल आटे को ले लें, आटा जो है उसको हम हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होती है। ज़ाहिर गंदम से आटा बनता है तो उसका मतलब है वो प्रोसेस्ड होती है। फिर हम उसको कोई फैक्ट्री जो है वो उसको परचेज़ करके उससे अगर बिस्किट बनाती है तो उसका मतलब है कि वो क्या चीज़ थी, फैब्रिकेटिंग मटीरियल्स था। फैब्रिकेटिंग पार्ट्स जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, ऐसे पार्ट्स जो कि कंप्लीट हैं, जो कि कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी वो फिनिश प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक शर्ट पे आपको जिप नज़र आती है तो वो जो है क्या चीज़ है, वो फैब्रिकेटिंग पार्ट्स है। अगर आपको बटन्स नज़र आते हैं वो भी फैब्रिकेटिंग पार्ट्स हैं। एक बड़ी एग्जांपल में अगर हम देख लें तो जैसे कि किसी भी कोई इमारत बनी है, उसके अंदर खिड़कियाँ हैं, उसके अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, तो वो हमारे पास फैब्रिकेटिंग पार्ट्स जो हैं वो हैं, या पंखे लगे हुए हैं तो वो हमारे पास फैब्रिकेटिंग पार्ट्स हैं। इसके बाद है इंस्टॉलेशंस। These are large, expensive and long-lived capital items which are directly used in production process such as plant, factory building, large generators, aeroplanes, railway engines, etc. etc. Installation का मतलब होता है कि बड़े कैपिटल आइटम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंसिव होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं और बहुत हैवी होते हैं और डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास रेलवे इंजन हो गए, या हमारे पास जहाज़ हो गए, या हमारे पास बड़े जनरेटर्स हो गए, या इसके अलावा इसके अलावा जो है और भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं जो कि इंस्टॉलेशन एग्जांपल में, ये बड़े बुलडोजर्स होते हैं। आपने देखा कि जब जहाँ कहीं जो है वो लेवलिंग करनी होती है ज़मीन की तो वहाँ पे हम बड़े जो है वो बुलडोजर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेसरी इक्विपमेंट्स। एक्सेसरी इक्विपमेंट्स जो है वो इंस्टॉलेशन से जो है वो कम छोटे प्रोडक्ट होते हैं, या उनकी प्राइस जो है वो इंस्टॉलेशन से कम होती है। और ये किस किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, कैपिटल आइटम्स विच आर नॉट डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ जी, प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम उसको इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑफिस एंड स्टोर इक्विपमेंट्स हो गए, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ होती हैं, या कंप्यूटर्स हमारे पास हो गए, या हमारे पास जो है स्टेशनरी आइटम्स हो गए, कैश रजिस्टर्स वगैरह हो गए। किसी भी ऑफिस में फर्नीचर जो है वो भी हमारे पास एक्सेसरी इक्विपमेंट, वहाँ पे कैबिनेट्स पड़ी हुई हैं, ये सब के सब हमारे पास एक्सेसरी इक्विपमेंट्स में आते हैं जो कि हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सप्लाईज। दे आर कन्वीनियंट प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल फील्ड। ऑपरेटिंग सप्लाईज जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडस्ट्रियल फील्ड में कन्वीनियंस गुड्स हैं, मतलब कि बहुत छोटे आइटम्स होते हैं, इनएक्सपेंसिव आइटम होते हैं, उनकी यूनिट वैल्यू बहुत लो होती है और जो है हम इसको छोटे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मेखें हो गई, कील हो गई हमारे पास, या लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, वो हम मशीनों को आपस में रगड़ खा के जो है वो घिस ना जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है छोटे बॉल पॉइंट हो गए, या कोई पेंसिल हो गया, या कोई और स्मॉल स्टेशनरी आइटम हो गया, इस किस्म की चीज़ों को हम ऑपरेटिंग सप्लाईज जो है वो कहते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। कि हर कंपनी जब एक नई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लगती हैं तो उन्हें 6 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। इन स्टेप में नंबर 1 स्टेप है जनरेट आइडियाज़। एक नई कंपनी जो है वो नई प्रोडक्ट्स के लिए आइडियाज़ जनरेट करती है या आइडियाज़ कलेक्ट करती हैं, तो उसके लिए उनके पास 2 सोर्सेज होते हैं। नंबर 1 है एक्सटर्नल सोर्स, नंबर 2 इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज में उनके पास कौन कौन से हैं
जी, नंबर वन हमारे पास है रिसर्च स्टाफर्स। ये हर कंपनी जो है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अपना रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, सेपरेट रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, वो अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के स्टाफ से या वहाँ के लोगों से जो है वो आइडियाज़ जो है वो कलेक्ट करवा सकते हैं। नंबर टू है पीपल फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। हर कंपनी के अंदर जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, उनके लोग जो हैं वो भी आइडियाज़ जो है वो दे सकते हैं नई प्रोडक्ट के लिए। नंबर थ्री हमारा है इंजीनियर्स, कि हर कंपनी जो है अगर उनके इंजीनियर्स हैं उनसे भी आइडियाज़ लिए जा सकता है। नंबर फोर टॉप मैनेजमेंट एंड बोर्ड मेंबर्स के, जो हर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या उनके बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनसे भी आइडिया लिया जा सकता है। इसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज आउटसाइड द कंपनी जो है हमारे पास नंबर वन आता है कस्टमर्स में हमारे पास प्रेजेंट कस्टमर्स भी हैं और हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर्स मींस एक्सपेक्टेड फ्यूचर कस्टमर्स, हम उनसे भी आइडियाज़ ले सकते हैं। इसके बाद चैनल मेंबर्स में होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ये दोनों हमारे पास आते हैं, ये भी हमें आइडिया दे सकते हैं। थर्ड नंबर पे है आउटसाइड प्राइवेट रिसर्च फर्म्स, कि किसी भी मार्केट के अंदर बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स होती हैं जो कि रिसर्च का काम करती हैं, तो एक कंपनी जो है वो उनकी सर्विसेज हायर करके उनसे भी रिसर्च करवा के किसी भी नई प्रोडक्ट के लिए आइडिया ले सकती हैं। नंबर फोर पे है कंपैटिटर्स, कि हर कंपनी जो है उसके बहुत सारे मार्केट में कंपैटिटर्स होते हैं, हम उनको देखकर उनको फॉलो करके उनके प्रोडक्ट को देख के हम कोई आइडिया ले सकते हैं। नंबर फाइव पे है इन्वेंटर्स या साइंटिस्ट, हम उनसे भी आइडिया कलेक्ट किया जा सकता है। नंबर सिक्स पे है पब्लिकेशंस, इसमें ट्रेड पब्लिकेशन, ट्रेड मैगजीन्स भी हमारे पास आते हैं। नंबर सेवन पे है मीडियाज़ और नंबर एट पे है सप्लायर्स, तो बिज़नेस कंपनी के जो सप्लायर्स हैं, ये जो उनको रॉ मटेरियल, उनको फ्यूल, उनको लेबर सप्लाई करते हैं, वहाँ से भी आइडिया लिए जा सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ जो है वो कलेक्ट करने हैं। स्टेप नंबर टू हमारे पास क्या है कि स्क्रीन आइडियाज़, कि अब जो आइडियाज़ हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं हमने उनकी स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग जो है वो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडियाज़ जो हमारे पास अवेलेबल है हम उनको चेक करते हैं कि वेदर दे आर फिजिबल और नॉट, कि ये आइडियाज़ जो हैं वाकई इन पर काम किया जा सकता है या नहीं। इनिशियल स्क्रीनिंग हमारे पास होती है और फाइनल स्क्रीनिंग होती है। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने आइडियाज़ हमारे पास आ चुके हैं उनमें से वो आइडियाज़ जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, ये फॉरेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हैं, ये जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उन तमाम आइडियाज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आती है फाइनल स्क्रीनिंग। फाइनल स्क्रीनिंग में एक मरतबा फिर हमारे पास जो आइडियाज़ रह गए हैं, रिमेनिंग आइडियाज़, हम उनको थॉरली स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं अच्छी तरह से केयरफुली, और उसके बाद जो है हम उनको अपनी कंपनी के रिसोर्सेज के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारी कंपनी के पास ये रिसोर्सेज हैं और अगर हम इन आइडियाज़ पे काम करें तो हम ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्टेप नंबर थ्री है बिजनेस एनालिसिस। इस थर्ड स्टेप में कंपनी जो है वो अपने आइडियाज़ को सामने रख के और मार्केट के साथ उसको एनालाइज करती हैं और एस्टिमेट करते हैं कि जी अगर हमने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है तो हमारी सेल्स कितनी होगी, हमारा मार्केट शेयर जो है वो कितना होगा, हमें प्रॉफिट कितना अर्न होगा, और जो है इसके बाद जो है मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती हैं प्रोडक्ट के फ़ीचर्स। सिर्फ ओरली जो है प्रोडक्ट फीचर्स जो है वो डिसाइड होते हैं कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसे होगी, इसकी शेप ऐसे होगी, इसकी कलर्स जो है वो ये होंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो थर्ड स्टेप में जो है वो डिसाइड की जाती हैं। फिर नंबर फोर पे हमारे पास आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब तक हमने जो कुछ भी किया था वो सब का सब जो है ओरल था, अब जो है प्रैक्टिकली हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। अब जो प्रोडक्ट हम लोगों ने डिसाइड किया हम उसे स्मॉल क्वान्टिटीज़ में प्रिपेयर करेंगे, उनके पायलट मॉडल्स जो है वो बनाएंगे, इसके बाद उसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे अगर ज़रूरी हैं, उनका ब्रांड नेम जो है वो सजेस्ट कर देंगे कि हमारी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम ये होगा, उसका पैकेज भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, और अगर उसको पेटेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको वो भी प्रोवाइड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर की हैं अब हम उसको एक छोटी सी जोग्राफिकल मार्केट में लॉन्च करेंगे, और इसके बाद जो है वो कस्टमर्स का रिस्पांस चेक करेंगे कि कस्टमर जो है वो इसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, या अगर कस्टमर कुछ कंप्लेन करते हैं तो वो किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो जितने भी हमारी प्रोडक्ट की वीकनेसेस होती हैं वो हमारे इस फिफ्थ स्टेज में आके जो है हम उन तमाम को फिक्स कर लेते हैं। मतलब कि हमारे पास अभी तक टाइम है कि हम चाहें तो हम प्रोडक्ट का डिसीजन जो है जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होती है हम उसको फिक्स कर ले जाते हैं। नेक्स्ट
स्टेप हमारा कमर्शियलाइजेशन है। लास्ट स्टेज है हमारे पास किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कि जिसमें कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को फुल स्केल के साथ और फुल मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ एक बड़ी मार्केट में, या जितनी मार्केट उन्होंने प्लान की होती है उस मार्केट में इसको लॉन्च करते हैं। यहाँ मैनेजमेंट जो है वो 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन लेती हैं रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट। नंबर 1 है, ये ए है हमारे पास, व्हेन टू सेल द प्रोडक्ट, कि हमने प्रोडक्ट को मार्केट में कब सेल करना है, मतलब कि टाइम पीरियड, या हमने उसको लॉन्च कब करना है। सेकंड हमारे पास है वेयर टू सेल द प्रोडक्ट, अब हमारे पास जोग्राफिक मार्केट है कि हमने किस जोग्राफिक मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल करना है। थर्ड हमारे पास है होम टू सेल द प्रोडक्ट, कि जी हमने प्रोडक्ट टारगेट मार्केट जो है वो हमारा क्या है। और नंबर 4 हमारे पास है हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, कि हमने कौन कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल मेंबर जो है वो हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट मार्केटिंग या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है।